मेरे पास इस डिब्बे में आपके लिए एक सरप्राइज है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। ऐसा कहकर 35 साल की भरी पूरी नौकरानी ने मेरे आंखों पर हाथ रखा और मुझे आंखें बंद करने को कहा। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की, मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा, लेकिन जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह मेरे सामने नीचे बैठी थी और ही पर मेरा इतना बड़ा उसके कुछ कारणों से हमारे घर में नई नौकरानी आई थी। वह 35 साल की होने के बावजूद खूबसूरत और भरी पूरी थी। मैं अभी अभी 18 साल का हुआ था और यह सोच भी नहीं सकता था कि वह खूबसूरत नौकरानी मुझे ऐसा कोई अनुभव देगी। जब मम्मी पापा घर पर नहीं थे तो वह नौकरानी मेरे कमरे में आई और उसने ऐसा कुछ किया कि मैं पूरी तरह से बेसुध हो गया, क्योंकि उस दिन उसने मैं सनी हूँ। मैं हाल ही में 18 साल का हुआ था। हमारा एक बहुत बड़ा बंगला था। मेरे माता पिता बिजनेस के सिलसिले में विदेश में रहते थे और बीच बीच में मुझसे मिलने आते थे। हमारे पास इतनी संपत्ति थी कि मुझे घर के किसी भी काम के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। मेरे माता पिता का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था जिसे वे दोनों मिलकर संभालते थे। मुझे विदेश में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई यहीं रहकर पूरी कर रहा था। 12वीं की परीक्षा देकर मेरी छुट्टियां शुरू हुई थी, इसलिए मैंने सोचा कि घूमने के लिए कहीं बाहर जाऊं और साथ ही अपने माता पिता से भी मिलने विदेश जाऊं। 2 दिन बाद मैं विदेश जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन ठीक उसके एक दिन पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मुझे पता चला कि मेरे माता पिता को विदेश में गिरफ्तार कर लिया गया है और हमारी पूरी संपत्ति वहां की पुलिस ने जब्त कर ली है। इस कारण मैं विदेश नहीं जा सकता था। इसके साथ ही वहां की पुलिस ने हमारे नजदीकी पुलिस स्टेशन को भी इस बात की जानकारी दे दी थी। इस वजह से हमारा बंगला भी सील होने वाला था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं, किसे फोन करूं और क्या पूछूं, यह भी मेरी समझ के बाहर था। अचानक हुई इस घटना से मैं पूरी तरह से सदमे में था। मेरी उम्र भी इतनी नहीं थी कि मैं कोई सही निर्णय ले पाता। इससे पहले कि मैं कुछ सोच पाता, हमारे घर की घंटी बजी। जब मैंने दरवाजा खोला तो पुलिस का एक बड़ा दल दरवाजे पर खड़ा था। मेरी उम्र कम होने के कारण पुलिस ने मुझ पर कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन हमारा पूरा बंगला सील कर दिया गया। इस पूरी घटना के कारण हमारे रिश्तेदार भी मेरा फोन नहीं उठा रहे थे और कोई मेरी मदद के लिए तैयार नहीं था। कुछ ही समय में मैं एक आलीशान बंगले से सड़क पर आ गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या करूं। मैं हताश होकर हमारे बंगले के बाहर फुटपाथ पर बैठ गया। तभी 10 मिनट बाद एक कार वहां आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें बैठे एक व्यक्ति ने मुझे बुलाकर कार में बैठने को कहा। मैंने उससे पूछा कि वह कौन है, लेकिन उसने अपनी कोई पहचान नहीं बताई। उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और कार चल पड़ी। मैं ऐसे ही सोच रहा था कि मेरी जिंदगी में अब और क्या बाकी है, और इस विचार में शांत बैठा था। लेकिन आगे चलकर गाड़ी एक दूसरे बंगले के पास जाकर रुकी। मुझे उस बंगले में मैं उतारा गया। सामने देखा तो वह एक छोटा सा 4 कमरों का घर था। उसी घर में मुझे छोड़ दिया गया। अब मुझे वहीं रहना था। मैंने इधर उधर घूमकर देखा तो घर में और कोई नहीं था, लेकिन उस घर के किचन में खाने पीने का सारा सामान मौजूद था। निश्चित ही किसी ने मेरी मदद की थी, लेकिन वह अपनी पहचान बताना नहीं चाहता था, क्योंकि जिस तरीके से मुझे इस घर में लाया गया था उससे यह साफ था कि वह शख्स हमारा शुभ चिंतक होगा। इसमें कोई संदेह नहीं था। इन सारी घटनाओं और जो कुछ भी हुआ उससे मैं पूरी तरह थक चुका था। मैं उस घर के एक कमरे में गया जो बेडरूम था। वहां जाकर मैंने बिस्तर पर लेटकर आराम किया और थोड़ी देर में मुझे नींद आ गई। कुछ समय बाद जब मैं जागा तो शाम हो चुकी थी। जैसे ही मैं उठा मेरे सामने एक 35 साल की सुंदर महिला खड़ी थी। उसे देखकर मैं चौंक गया, क्योंकि वह अचानक मेरे सामने आ गई थी। उसने ने कहा, मालिक नमस्ते, मैं सोनिया हूँ। मैं आपकी नौकरानी हूँ। अगर आपको यहाँ कुछ चाहिए तो मैं आपकी मदद के लिए 24 घंटे उपलब्ध रहूंगी। आप मुझसे बेझिझक अपनी हर जरूरत के बारे में कह सकते हैं।
मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में यह सब क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि किसी करीबी दोस्त को फोन करके इस बारे में कुछ बताऊं, लेकिन जब मैंने अपना मोबाइल ढूंढा तो मुझे याद आया कि जब मैं उस शख्स की गाड़ी में बैठ था उसने मेरा मोबाइल ले लिया था। इसलिए अब मेरे पास किसी से संपर्क करने का कोई जरिया नहीं था। उस घर में सिर्फ मैं और सोनिया ही थे। मैंने सोनिया से पूछा, यह घर आखिर किसका है? उसने जवाब दिया, साहब मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं भी यहाँ नहीं हूँ। मुझे बड़े साहब ने आपकी सेवा करने के लिए यहाँ भेजा है। मैंने उससे पूछा, कौन बड़े साहब? उसने कहा, मुझे उनका नाम नहीं पता, लेकिन उन्होंने मुझे यहाँ काम करने के लिए 30,000 देने का वादा किया है, इसलिए मैंने यहाँ 24 घंटे काम करने के लिए हाँ कर दी। सोनिया के काम के लिए 30,000 बहुत ज्यादा थे, यही देखकर उसने इस काम को स्वीकार किया होगा। सोनिया देखने में बहुत सुंदर और स्वस्थ थी। मैंने सोचा कि जिसने मेरी मदद की है वह शायद मेरे माता पिता ने ही भेजा होगा। यह मानकर मैंने वहाँ रुकने का फैसला कर लिया। रात के खाने में सोनिया ने बहुत अच्छा खाना बनाया। हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। सोनिया के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट था और मैंने उसकी तारीफ की। इस पर सोनिया ने मेरा धन्यवाद किया। वह मुझे और भी रहस्यमयी लगने लगी थी। आज की सारी घटनाएं मेरे लिए बहुत विचलित करने वाली थी। दिन भर की थकान के बाद रात को जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे अपने माता पिता की याद आने लगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए। मैं छत के पंखे की ओर देखते हुए लेटा हुआ था और सोच रहा था कि आगे क्या होगा। तभी अचानक मुझे अपने पैरों पर किसी के नरम हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। मैं चौंक कर उठ बैठा। सामने देखा तो सोनिया मेरे पैरों के पास बैठी हुई थी। मैं कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वह कहने लगी, छोटे साहिब मुझे पता है कि आप बहुत थके हुए हैं, इसलिए मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। सोनिया मेरे पैर किसी अलग ही तरीके से दबा रही थी, लेकिन मैं माँ बाप के ख्यालों में खोया हुआ था, इसलिए उस समय मुझे कुछ समझ नहीं आया। सोनिया मेरे पैर दबाते दबाते धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ने लगी। तभी मैंने उससे कहा, सोनिया ताई पैर दबाना बस करो, अब मुझे सोने दो। मेरी बात सुनकर सोनिया ताई गुस्से से मेरी ओर देखने लगी और बोली, छोटे साहिब मैं तो आपका थकान दूर करने के लिए आपके पैर दबा रही थी, और हाँ मुझे ताई वगैरह मत कहो, बस सोनिया कहो। इतना कहकर वह मुझसे पूछा कि आपको और कुछ चाहिए? फिर वह मेरे कमरे से बाहर चली गई। मैं अब भी अपनी सोच में डूबा हुआ था। उस रात मुझे कब नींद आ गई यह मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं जागा तो मेरे बगल में जो दृश्य था उसे देखकर मैं चौंक कर उठ बैठा। मेरे बगल में वह लड़की सोई हुई थी और उसका हाथ मेरे ऊपर रखा हुआ था। यह देखकर मैं डर से कांपने लगा। मैं सोच रहा था कि सोनिया मेरे बगल में क्यों सोई होगी। उसके कपड़े भी थोड़े अस्तव्यस्त लग रहे थे। आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि सोनिया मेरे बगल में सोई थी और उसकी हालत वैसी थी? मैं तो बुरी तरह से डर गया था। मुझे सोनिया को जगाने की हिम्मत नहीं हुई। पानी पीने के लिए मैं किचन में गया और जब वापस लौटा तो मैंने देखा कि सोनिया अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए मेरे कमरे से बाहर आ रही थी। वहां आखिर क्या हुआ था यह मैं समझ नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद सोनिया मेरे लिए नाश्ता बनाकर ले आई। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया, लेकिन मैं सोनिया से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जरूर कुछ ना कुछ पिछली रात को हुआ था, लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था। मुझे डर था कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई। ऐसी परिस्थिति में मैं कभी पहले नहीं पड़ा था। भावनाओं के बहाव में कहीं मैंने सोनिया के साथ कुछ किया तो नहीं। अब तो मुझे खुद पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जो कुछ भी हुआ था वह कुछ अलग ही था। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठा था, तभी सोनिया ने मुझे साहब कहकर आवाज दी। मैंने उसकी ओर देखा तो उसने कहा, साहब आप कुछ सोच रहे हैं क्या? तब मैंने हिम्मत करके सोनिया से पूछा, सोनिया तुम रात में मेरे बिस्तर पर मेरे पास क्या कर रही थी? तुम्हारा तो अलग कमरा है, फिर भी तुम मेरे पास
क्यों सोई? इस पर सोनिया बोली, छोटे साहब, कल रात मेरे कमरे में एक चूहा घुस आया था और मुझे चूहों से बहुत डर लगता है, इसलिए मैंने अपने कमरे को बंद करके आपके कमरे में आकर सोने का फैसला किया। मैंने नीचे सोने की कोशिश की लेकिन मुझे नींद नहीं आई, इसलिए मैं आपके पास बिस्तर पर सो गई। आप भी गहरी नींद में थे और मैंने सोचा कि सुबह आप उठने से पहले मैं उठ जाऊंगी, लेकिन रात को चूहे की वजह से देर हो गई और मैं सुबह समय पर नहीं उठ पाई। पर आपको ऐसा कुछ करते हुए मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन जो हुआ वह अच्छा हुआ। मुझे भी कई साल बाद ऐसा अनुभव मिला। छोटे मालिक, आप भले ही छोटे लगते हैं लेकिन आपका तो वह। ऐसा कहते हुए सोनिया शर्मा गई और रसोई में चली गई। सोनिया क्या कहना चाह रही थी मुझे समझ नहीं आ रहा था, और रात को मैंने ऐसा क्या किया था जिससे वह इतनी खुश थी। जरूर कुछ ऐसा हुआ था जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कभी सोनिया को उस नज़र से देखा ही नहीं था और ना ही उस तरह के अनुभव मुझे पहले कभी हुए थे। मैं तो अपने माता पिता के ख्यालों में ही खोया हुआ था। मैं नाश्ता खत्म भी नहीं कर पाया था कि सोनिया मेरे पास आई और बोली, साहब, क्या आप मेरे कमरे में से चूहा निकालने में मेरी मदद करेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने हामी भर दी। जैसे ही मैंने हाँ कहा, सोनिया ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहां पहुंचकर मैंने उससे पूछा, सोनिया, तुमने चूहा कहाँ देखा था? तब सोनिया मेरे सामने अपने बिस्तर के पास बैठ गई और नीचे झुककर देखने लगी। वह बोली, मैंने कल यहीं उस चूहे को देखा था, वह यहीं कहीं होगा। उसे पकड़कर जल्दी से बाहर निकालिए, नहीं तो आज रात भी वह मुझे परेशान करेगा। जिस तरह सोनिया नीचे झुकी हुई थी उससे उसका शरीर कुछ इस तरह दिख रहा था कि मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था, क्योंकि भले ही वह 35 साल की थी लेकिन उसका शरीर बेहद आकर्षक और मादक था। उस वक्त उसकी सुंदरता मुझे और भी ज्यादा महसूस हो रही थी। मेरा ध्यान उसकी बातों से कर कहीं और ही जा रहा था। तभी सोनिया ने मुझे आवाज दी और कहा, साहब, हम यहाँ चूहा ढूंढने आए हैं और आपका ध्यान तो कहीं और ही है। पहले इस चूहे को बाहर निकालिए, फिर अगर आपकी कोई और इच्छा हो तो मैं उसे भी पूरा कर दूंगी। यह कहकर वह मेरे सामने खड़ी हो गई। हमने काफी देर तक उस चूहे को ढूंढा लेकिन शायद वह रात को कमरे से बाहर चला गया था। चूहा तो नहीं मिला, लेकिन मेरे मन में सोनिया के प्रति अलग तरह की भावनाएं पैदा होने लगी थी। मैं भी अब जवान हो रहा था, लेकिन इस वक्त मुझे सबसे ज्यादा चिंता अपने माता पिता की थी। मुझे पता था कि वे जेल में थे, लेकिन वे बाहर कब आएंगे इसका कोई अंदाजा नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। सोनिया का व्यवहार मेरे प्रति अब कुछ अलग ही हो रहा था। वह अब नौकरानी की तरह नहीं बल्कि किसी मॉडल की तरह दिखने लगी थी। वह अब अलग तरह के कपड़े पहनने लगी थी। मैंने पूछा, सोनिया, तुम्हारा यह पहनावा और रहन सहन इतना बदल क्यों गया है? उसने जवाब दिया, छोटे साहब, बड़े मालिक ने कल ही मुझे वेतन दिया है, वह भी 2 गुना। लेकिन अगर आप मेरे इन कपड़ों पर सवाल कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेरा यह रूप पसंद नहीं आ रहा है। मैंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, बस तुम्हारे बदलते अंदाज को देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया। इस पर सोनिया ने मुझे धन्यवाद दिया और गले लगा लिया। उसका वह गले लगाना मेरे लिए एक अलग ही अनुभव था। उस समय मैंने कभी किसी महिला को इस तरह गले नहीं लगाया था। जब मैंने उसे गले लगाया तो उसके स्पर्श का एहसास बिल्कुल अलग था। उसके उस स्पर्श ने मेरे शरीर में एक अनोखी लहर पैदा कर दी। अब तो मुझे सिर्फ गले लगाने का ही नहीं बल्कि उससे आगे भी बढ़ने की इच्छा होने लगी थी। मुझे यह भी यकीन था कि वह इन बातों के लिए मना नहीं करेगी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसकी शुरुआत कैसे करूं। इसलिए मैंने खुद को थोड़ा संभाला और तुरंत कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन यह मेरी कल्पना से परे था कि सोनिया खुद फैल करेगी और मुझे ऐसा अनुभव देगी। वह एक 35 साल की महिला थी और अपने अनुभवों की बारिश मुझ पर करने वाली थी। उसकी खूबसूरती ने मुझे पूरी तरह दीवाना बना दिया था। वह मेरी हर बात मानती थी और मुझे ऐसा महसूस होता था कि वह मेरी इच्छाओं के खिलाफ कभी नहीं जाती। मैं जो कुछ भी खाने के लिए कहता वह तुरंत बना देती। उसके हाथों का खाना भी बेहद स्वादिष्ट होता। अब तो मैं सोनिया के प्यार में
पूरी तरह डूब चुका था। सोनिया के कारण मेरी सेहत भी तेजी से सुधरने लगी थी, लेकिन मुझे इसका एहसास तक नहीं था। आखिरकार वह रात आ ही गई जब सोनिया मुझे मेरी ख्वाहिशें पूरी करने वाली थी। डिनर के बाद मैं अपने कमरे में बैठा था, तभी सोनिया मेरे लिए दूध का एक गिलास लेकर आई। उस वक्त वह मुझसे बहुत प्यार से बात कर रही थी। उसके हाव भाव कुछ अलग ही थे। जब मैंने नजर उठाकर उसकी ओर देखा तो मानो मैं खुद को भूल गया। उसने लाल रंग की वन पीस पहन रखी थी जो उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहा था। उसे देखकर तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मेरे मन में कई तरह की भावनाएं उमड़ने लगी, लेकिन मैंने खुद पर काबू रखने की कोशिश की, क्योंकि भले ही वह मेरे प्रति ऐसा बर्ताव कर रही थी, लेकिन मैं यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। वह मेरे पास बिस्तर पर आकर बैठ गई। उसने दूध का गिलास मेरे हाथ में दिया। जैसे ही मैंने गिलास उठाया, सोनिया ने कहा, आज आप अपने हाथों से दूध नहीं पिएंगे, आज मैं अपने हाथों से आपको दूध पिलाऊंगी। मैंने मजाक में कहा, सोनिया आज तुम नहीं बल्कि मैं अपने हाथों से तुम्हें दूध पिलाऊंगी और तुम्हें पीना ही होगा। उसने एक अजीब मुस्कान दी। मैंने उसके हाथ से ट्रे हटाई और उसे अपने हाथों से दूध पिलाने लगा। दूध पीते समय वह कुछ अलग ही लग रही थी। उसे देखकर मैं अपना आप खोने लगा। जैसे जैसे वह दूध पी रही थी वह धीरे धीरे मेरी ओर सरकने लगी। वह इतनी करीब आ गई कि मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था। दूध पीते समय दूध उसके कपड़ों पर गिर गया। यह देखकर मैं पूरी तरह पागल हो गया। हम दोनों अब एक दूसरे के बेहद करीब थे। सोनिया मुझे एक ऐसा अनुभव देने वाली थी और मैं इतनी जल्दी ऐसा कुछ महसूस करूंगा, इसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरे हाथ पर उसने चुटकी काटी और मुझे होश में लाया। उसने कहा, साहब मेरे पास इस बॉक्स में आपके लिए सरप्राइज है, लेकिन उसे देखने के लिए आपको अपनी आंखें बंद करनी होंगी। जैसे ही मैंने अपनी आंखें बंद की मुझे एक अजीब सा एहसास होने लगा और उस रात मैंने बेधड़क होकर जिया। लेकिन सुबह जब मेरी आंखें खुली तो जो दृश्य मैंने देखा उसने मुझे हिलाकर रख दिया। मेरे सामने मेरे माता पिता खड़े थे और सोनिया के हाथों में हथकड़ियां थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि वहाँ क्या हो रहा है। तभी मेरे माता पिता बोले, सनी बेटा तुम ठीक हो ना? मैंने इधर उधर देखना शुरू किया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। यह देखकर मेरे माता पिता समझ गए कि मैं उलझन में हूँ। मेरे माता पिता ने कहा, सनी बेटा तुम बस बच गए, नहीं तो हमारा पूरा घर बर्बाद हो चुका होता। मैंने उनसे पूछा कि आखिर हुआ क्या था और सोनिया के हाथ में हथकड़ियां क्यों है। तब मेरे पिता ने कहा, जब मैंने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस शुरू किया था तो मेरा एक बचपन का दोस्त मेरे साथ पार्टनरशिप में था, लेकिन उसने एक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर में बड़ी गड़बड़ी कर लाखों रुपए का फ्रॉड किया। जब मुझे इसका पता चला तो मैंने उसे पार्टनरशिप से बाहर कर दिया और पुलिस के हवाले कर दिया। उसी बात का बदला लेने के लिए उसने हमारे एक ट्रांसपोर्ट वाहन में गैर कानूनी सामान भरकर भेजा जो पुलिस के हाथ लग गया। इसी वजह से तुम्हारी माँ और मुझे अवैध काम के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। तुम्हारी माँ ने मुझे उस धोखेबाज दोस्त के बाद बिजनेस खड़ा करने में साथ दिया था, लेकिन उसने सोनिया की मदद से तुम्हारे और उसके फर्जी वीडियो बनवाकर तुम्हें भी फंसाने की योजना बनाई। उसका मकसद हमें जेल में डालकर हमारे पूरे घर को बर्बाद करना था। लेकिन उसी पुलिस स्टेशन में मेरा एक बचपन का दोस्त मिला जो वहां वकील है। उसकी मदद से मैं आरोपों को गलत साबित कर बाहर आ पाया। हालांकि इसमें वक्त लग गया और तुम्हारी देखभाल करना हमारे लिए मुश्किल हो गया। इसी बीच उस धोखेबाज ने तुम्हें भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हमने स्थानीय पुलिस की मदद से तुम्हारा पता लगाया और तुम्हें वहां से बचाया। इस घटना ने मुझे यह सिखा दिया कि अपने ही लोग कितनी नीचता तक गिर सकते हैं। इसीलिए जीवन में कभी किसी पर अंधा विश्वास मत करो। जैसे कहते हैं, एक बार ठोकर खाने के बाद इंसान छाछ भी फूंक कर पीता है। आजकल की दुनिया में अपने ही लोग आपके बुरे वक्त का मजा लेने लगते हैं। पता नहीं किसी के बुरे वक्त को देखकर उन्हें कौन सा असुरी आनंद मिलता है, लेकिन इस घटना ने यह सबक दिया कि किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास करना कितना भारी पड़ सकता है। इसीलिए रोजमर्रा की जिंदगी में हर कदम फूंक फूंक कर रखना जरूरी है। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय थी यह कमेंट बॉक्स में
ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके इसे ऑल पर सेट करें ताकि आपको नए वीडियो की सूचना तुरंत मिल जाएगी। धन्यवाद।